और जो 138 रुपया देकर डोनेट फॉर देश कांग्रेस पार्टी के आह्वान में अपने घर की सब्जी नहीं लाकर 138 रुपया देकर सदस्य बनकर सहयोग करता है, तो उसकी पीड़ा सबसे जायज और सबसे ज्यादा है। एक 1300 रुपये जमा करने वाले को उससे थोड़ी कम होगी, लेकिन जो अन्य ज्यादा पैसे जमा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका आय का साधन रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होता है जो सबसे कम छोटी राशि बहुत मुश्किल से देता है। उसकी पीड़ा अगर किसी ने कहीं से कही है तो सुनना भी चाहिए और बड़े नेतृत्व को उसका समाधान भी करना चाहिए। मैंने शुरू से कहा, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको कहने का अधिकार है, लेकिन यह है कि पार्टी फोरम में बात रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में बेहतर काम किया। कहीं अगर थोड़ी बहुत कमियां रही होगी, हर व्यक्ति या हर सरकार या हर कहीं न कहीं कमियां रहती है। अगर किसी कार्यकर्ता कहीं नाराजगी है तो घर की बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये उनके अंदर का मामला है। मैं जो मेरा स्वभाव है, मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस अपने घर परिवार को संभालना है, उनको अपने संगठन को किस तरीके से वो करना है, ये उनका विषय है। नहीं, पूरे देश में दिख रहा है और स्वाभाविक रूप से जब आप देखते हैं तो पूरे देश में आज कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जिनका अपने दल से विश्वास उठता सा चला जा रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश में और न्याय की बात करने वाले अपने संगठन के न्याय करना चाहिए उनको। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस में मची भगदड़ के बीच अपनों के उठते सवाल पर। जी हां, इस समय कांग्रेस में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिससे कांग्रेस अपने लोगों के ही सवालों से घिरती नजर आ रही है और यही वजह है कि ऐन चुनाव के पहले कांग्रेस में जो खींचतान की स्थितियां हैं वो खुलकर सामने आ गई है, अंतरकलह सतह पर है। ऐसे में अपनों के सवाल से कांग्रेस कितनी बेहाल है, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण लेकर गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस आज इस पूरी डिबेट से अपने आप को दूर रख रही है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो एक मुख्य किरदार हमारी खबर में जो सामने आए हैं वो हैं सुरेंद्र दास वैष्णव जी, जो कि राजनांदगांव के हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनका भी बहुत स्वागत करते हैं, सुरेंद्र दास वैष्णव जी का। तो बहुत स्वागत है आपका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि कई तरीके के प्रकरण हैं और उसमें से एक जो बड़ा प्रकरण हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अरुण सिसोदिया, जो कि पार्टी के महामंत्री रहे हैं, एआईसीसी के सदस्य हैं। उन्होंने पत्र जारी किया है, पत्र में कई तरीके के आरोप हैं। और दूसरी बात यह आई है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने इस बात की शिकायत की है कि बाहर से थोपे हुए नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उनको महत्व कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है, बाहरी लोग हावी हैं। इस तरीके की बातों के बीच कांग्रेस जो है वो इस चुनाव में हमें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले सुरेंद्र दास वैष्णव जी के पास चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। सुरेंद्र दास जी, आखिर आप कहना क्या चाह रहे थे? पार्टी ने आपके ऊपर अनुशासन की कार्रवाई कर दी है, अब आप अपनी बात खुल के रख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आपकी पीड़ा क्या थी? जी नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार है। और मैं पार्टी फोरम में, मैंने एक्चुअल में कल पार्टी की मीटिंग थी और ये जो अनुशासनहीनता की जो बात कर रहे हैं, पार्टी फोरम, आप बैनर देखेंगे, पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन था एक्चुअल में और कहीं आम सभा थी। मैंने पार्टी फोरम में ही अपनी बात रखी है और मैंने कार्यकर्ताओं का की जो पीड़ा थी, जो दुख दर्द था, उसको मैंने इनके पार्टी फोरम में वो अपना दुख दर्द बताया है। और नहीं, क्या चाह रहे थे आपको, आप नेताओं तक क्या बात पहुंचाना चाह रहे थे? नहीं, मेरी सिर्फ एक ही बात थी कि 5 साल जिस जनता ने हमको 72 सीट दी, 72 विधानसभा के 90 सीटों में 72 सीट पर हम थे और वो सारी चीज हम करे,
जो एक सरकार को करनी चाहिए, उसके बावजूद हम 35 सीट में सिमट कर आ गए। तो ये बात चिंतन का विषय है कि हम ऐसा क्यों 35 सीट में हम आ गए। तो मुझको लगता है कि जब मैं प्रदेश में घूमता हूँ, अपने जिले में, अपने क्षेत्र में घूमता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को विचार करता हूँ, तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होना, कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं होना, क्षेत्र में जनता के काम नहीं होना, ये मुझको लगता है कि प्रमुख बिंदु था। और इसी बिंदु को मैंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव है और आज भी हम अगर लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं की भावना को नहीं सुनेंगे, तो लोकसभा में हमारा जो लक्ष्य है हम उसको कैसे पा पाएंगे। ठीक है, तो ये थे सुरेंद्र दास जी, जो कि इस बात को जोर देते हुए कहते हुए नजर आए और पार्टी फोरम में पार्टी नेताओं के सामने उन्होंने ये जो बात की वो चर्चा में बनी हुई है। अब चलते हैं, हम एक विश्लेषण के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के अंदर में आखिर ये चल क्या रहा है और ये हर बार की स्थितियां हैं, इससे कांग्रेस उभर पाएगी कि नहीं उभर पाएगी। गंगेश जी, ऐसे कई प्रकरण आए हैं, हर बार हम देखते हैं कि एक बड़े चुनाव के बाद कांग्रेस में इस तरीके की बातें उठती है। कांग्रेस इससे कितना निकल पाएगी? क्या कार्यकर्ताओं की बात को सुनकर कुछ सुधार होगा या कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पे चलते रहेगी? कई कार्यकर्ता जो आवाज उठा रहे हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस में जो अराजकता की स्थिति है, मुझे लगता है कि विधानसभा टिकट के बंटवारे के समय से ही चालू हुई है। उसी समय से 22 विधायक जिनकी टिकट कटी थी उनका असंतोष शुरू हुआ था और चुनाव होते होते उनका असंतोष चरम पे आ गया। वो दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली के बड़े नेताओं से मिल लिए और वहां से उन लोगों ने खुले तौर पे खंडन किया कि कहीं कोई सर्वे नहीं था जिसके आधार पे हमारी टिकट काटी गई है। इस तरह से खुला, मतलब ये तो आप पब्लिक डोमेन में आके बोल रहे हैं ना, यहाँ तो पार्टी वाली बात ही नहीं रह गई। अगर ये चीजें दूसरी, मुझे ये लगता है कि प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनको अपना पार्टी डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। उनको यहाँ पे सुनवाई करनी चाहिए थी विधायकों की। अगर वो विधायक यहाँ पे उनकी यहाँ पे प्रॉपर सुनवाई होती, उनकी बात सुनते, उनकी बातों पे को लेकर आगे कार्रवाई करते या जो भी रणनीति तैयार करते, उनको संतुष्ट करते, समझाते बुझाते, तो मुझे लगता है कि दिल्ली तक जाने की बात नहीं आती। दिल्ली भी गए वो, तो दिल्ली मुझे लगता है कि वो संतुष्ट होकर नहीं लौटे थे, इसलिए पब्लिक डोमेन में आके उन लोगों ने हल्ला मचाया। इसके बाद आप देखिए, जब से रिजल्ट आया 35 सीट में सिमट गई कांग्रेस और भाजपा की सरकार वापस आ गई। इसके बाद लगातार सबसे कई लोगों ने पूर्व जैसे महेंद्र राम सुंदर दास जी का इस्तीफा का भी प्रकरण है, उसमें भी हमने उस समय उनका जब इंटरव्यू किया था, उनका कहना यह था कि 2 दिन तक मैं इस्तीफा देके रखा था। उस इस्तीफे को पार्टी की बैठक में नहीं रखा गया। कुमारी सैलजा उस समय थी प्रभारी, उनके सामने वो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का आपने उनको जागीर चांपा से लाके अगर आप यहाँ पे टिकट देके लड़वा रहे हैं एक बड़े नेता के सामने, और उसके अंदर उनकी हार होती है और वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं, उसको समझा बुझा के उसको संतुष्ट करने के बजाय आप उनके लेटर को दबा के रखते हैं, ऐसा उनका आरोप था। तो और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देके कांग्रेस से किनारा किया और उनका कहना यह था कि मेरे पास किसी ने फोन तक नहीं किया। तो इस तरह की उपेक्षा अगर होगी, स्वाभाविक रूप से पार्टी बिखरेगी, पार्टी के लोग बाहर जाएंगे और बाहर जाके बात करेंगे। और इसमें निश्चित तो मैं ये मानता हूं कि जो कांग्रेस कमेटी के जो बड़े नेता हैं, सारे मैच्योर लीडर हैं और उनको इस चीज को सोचना चाहिए, इस पे चर्चा करके अपने लोगों को एकजुट करना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो पार्टी बिखराव की तरफ जाएगी, जहां उनको अच्छा ऑप्शन दिखेगा वहां जाएंगे लोग। इस तरह के राजा की स्थिति बनाएगी। आज भी ये जो लेटर बम वाला जो मामला उछला है वो भी उसी का एक बड़ा उदाहरण है। पीसीसी चीफ को बताए बगैर अगर कोषाध्यक्ष जारी कर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, उनको उनकी कंपनी, उनके बेटे की कंपनी को अगर इतना बड़ा अमाउंट जारी कर दिया जा रहा है और उसका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है किस पर्पज से उसको किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से बाहर बात उठेगी। और उस स्थिति में जब 10-10 हजार रुपए, जैसा उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि 10-10 हजार रुपए के हम लोग मोहताज हो गए थे, कुमारी सैलजा जी से भी बात करते थे तो वो पैसा नहीं मिलता था। तो ये असंतोष इसीलिए है ना, असमान वितरण। अगर फंड में पैसा, पार्टी के में फंड आ रहा है और फंड का असमान वितरण हो रहा है, एक तरफ बगैर बताए पूरा बड़ा फंड जा रहा है, दूसरी तरफ कार्यकर्ता अगर 10 हजार के लिए मुहताज है चुनाव के वक्त, तो स्वाभाविक रूप से गंभीर बात है। चुनाव के जो परिणाम है, मुझे लगता है ये जो स्थितियां आ रही सामने, ये उसी का परिणाम मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल असर होगा और कांग्रेस को इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए और डैमेज कंट्रोल के लिए प्रयास होने चाहिए। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इन चीजों के प्रति मुंह फेरे हुए है, जो बातें उठती है उस पर वो तवज्जो कम देती है, बल्कि इन आरोपों को ये कहकर खारिज कर दिया जाता है कि विपक्षियों की ओर से पहुंचाई गई चीजें हो सकती है।
बीजेपी इस पूरे मामले में क्या कहना चाहती है? प्रवीण साहू जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रवीण जी, आप लोगों के लिए तो बैठे बैठे मुद्दा मिल गया, चुनाव सामने हैं, कांग्रेस में लड़ाई हो रही है, आप तो दूर से बैठ के अपने हाथ सेक रहे होंगे। क्या लगता है बीजेपी इसमें क्या स्टैंड लेती है? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार और साथ ही पैनलिस्ट और आपका भी नमस्कार। देखिए, मैं कबीर जी का एक दोहा कहना चाहूंगा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि लगातार अंतर विरोध की पराकाष्ठा कांग्रेस में चल रही है, और ये वर्तमान की बात नहीं है। मैं कुछ आपको इंसिडेंट्स बताऊंगा लगातार जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी में अंतर विरोध चल रहा है। जब आदरणीय मोहन मरकाम जी प्रदेश के अध्यक्ष थे और विधायक भी थे, तो उन्होंने विधायक के नाते डीएमएफ फंड पर घोटाले का आरोप सदन में लगाया, और जैसे ही लगाया जाता है आरोप, उनको हटा दिया जाता है प्रदेश अध्यक्ष दायित्व से। साथ में बताना चाहता हूं कि छन्नी साहू जी लगातार संगठन के संदर्भ में आवाज उठाती रही थी। विधायक थी वो, लेकिन विधायक रहते, उनकी सरकार रहते, उन पर चाकू से हमला होता है, पुलिस रहती है लेकिन वो बचाव नहीं कर पाती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधायक थी अनिता योगेश शर्मा जी, एक मंच पर उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, इस और इस राज्य को भी पहल करना चाहिए। जैसे ही कहा जाता है, उनको उनके निश्चित रूप से उनके बयान का खंडन किया जाता है और उनको टिकट भी नहीं दिया जाता। तो जितने भी नाम मैंने गिनाए, ये तो चुनाव के पूर्व थे। चुनाव की अगर बात करूं तो इनके प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी ने क्या कहा कि दिल्ली के नेता यहां आकर इस प्रदेश में अयाशी करते हैं, और इस प्रकार अरुण सिसोदिया जी का वक्तव्य हो, या मैं साहसी आदरणीय सुरेंद्र दास जी को दाऊ जी को कहूं, तो निश्चित रूप से मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए सहानुभूति है, और मैं इनको वंदन करता हूं आदरणीय वैष्णव जी को, जिस प्रकार उन्होंने साहस दिखाया कार्यकर्ता सम्मेलन में। निश्चित रूप से कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। जिस प्रकार ये सत्ता के अहंकार में पिछले 5 वर्ष प्रदेश के विकास में कोई काम नहीं किए थे, केवल गांधी परिवार के चरणों में इस प्रदेश की जनता का गाढ़ा कमाई उन्होंने न्यौछावर कर दिया, और कार्यकर्ता के हित तो छोड़िए, किसी के हित में कोई काम नहीं किया। केवल कुछ लोग जो है केवल पैसे का जो है इकट्ठा करके रख रहे थे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी घिरी हुई थी भ्रष्टाचार से। और रही बात हमारी, देखिए, हमने धरातल पर बहुत काम किया। आप जानते हैं कि 2018 के परिणाम में हमारे पास केवल 14 सीटें थी। हम लगातार जनता के बीच गए, और हमारे जनता के बीच जाने का प्रयास देखिए कि हम 14 से 54 पर आए, और जो पार्टी कांग्रेस पार्टी 71 सीटों पर थी, वो दम भरती थी कि हम 75 पार करेंगे, वो 35 तक पार नहीं कर पाए, क्योंकि जनता जान रही है कि ये सत्ता के अहंकार में डूबे थे। विकास का कोई काम नहीं किया इन्होंने। विकास केवल कुछ नेताओं का, जिस प्रकार आरोप सिसोदिया जी लगाया कि एक कोषाध्यक्ष बिना प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के बहुत बड़ी 6 करोड़ की राशि एक व्यक्ति विशेष को जारी कर देता है, जो राजनीतिक सलाहकार है मुख्यमंत्री का। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कांग्रेस सरकार में देखने को मिली थी। इसलिए जनता ने सरकार को बदला और अच्छी नीयत, अच्छी नेतृत्व वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ठीक है, चलिए, बीजेपी के पास तो मौका है, और यहाँ पर डिबेट में कांग्रेस ने जो किनारा किया, उसके बाद तो बीजेपी को मौका मिल ही गया है। हम एक बार फिर से चलते हैं सुरेंद्र दास जी के पास। वैष्णव जी, ये एक कार्यकर्ता के रूप में आप क्या सोचते हैं? एक ऐसी पार्टी जो सालों से चल रही थी, कार्यकर्ताओं ने सींच कर उसे बड़ा किया, क्या कार्यकर्ताओं की बातों को क्या अब उतनी तवज्जो नहीं दी जाती? क्या आपको क्या लगता है, क्या अनुभव है आपका? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए मैं थोड़ा सा इस बारे में जाना जाता हूँ कि मैं निष्पक्ष और निर्भय होकर बात करता हूँ। तो किसी भी पार्टी के लिए ये बात होनी चाहिए, और हर पार्टी की बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी कार्यकर्ता केवल भाषण देने से नहीं होता है, कि कार्यकर्ता हमारे रीढ़ की हड्डी है। ये भाषण भर में नहीं होता है, और ये बात तय है कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है। और अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होगा, तो कार्यकर्ता जिसको आसमान पे बिठाते हैं, उसको फर्श जो अर्श की बात जो करते हैं, अर्श से जो फर्श की बात जो करते हैं, वो ये हमने उसको अभी देखा है चुनाव में। मुझको तो ये कहना है कि अभी लोकसभा चुनाव है, अगर हम थोड़ा भी अच्छा करना चाहते हैं कि पार्टी को, हम तो आज भी हमको चाहिए कि हमको संगठन में रह के बड़े नेताओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और कार्यकर्ताओं को का सम्मान करना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, तभी जो है हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी, हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, चलिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान तो सब पार्टी को करना चाहिए। बीजेपी देवतुल्य मानती है, कांग्रेस को भी ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए जिससे कार्यकर्ता निराश ना हो, और जो स्थितियां बन रही हैं, जैसे कि सुरेंद्र दाऊ जी भी कह रहे हैं, वैसी स्थितियां नहीं बननी चाहिए। एक सवाल और, वैष्णव जी,
केवल राजनांदगांव के कुछ स्थानीय परिस्थितियों के लिए ये बात आप कह रहे हैं, या प्रदेश स्तरीय आपको कोई जानकारी है इस वजह से हो रहा है, या कहीं एक विशेष जगह विशेष में हुआ है क्या ऐसा? नहीं, ये देखिए, चूंकि मुखिया, प्रदेश के जो मुखिया रहे पिछले 5 साल में, वो राजनांदगांव से लड़ने आए हैं, तो राजनांदगांव की बात तो मैं करूंगा, लेकिन प्रदेश में हर जगह ये स्थिति रही कि कांग्रेस को हमको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो मुझको लगता है कि ये कमोबेश ये स्थिति पूरे प्रदेश में रही होगी, प्रदेश में, और इसका परिणाम ये रहा, परिणाम ही तो बताता है, परिणाम ये रहा कि हम 35 से इसमें आ गए, नीचे आ गए। तो इस बात का चिंतन निष्पक्ष रूप में करना चाहिए और हार में गंभीरता पूर्वक विचार करके लोकसभा चुनाव को उसी ढंग से लड़ेंगे, तभी हमारा भविष्य जो है कुछ सुधर पाएगा, वरना फिर से हमको मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए, एक सधे हुए अंदाज में एक बेबाक कार्यकर्ता के रूप में सुरेंद्र वैष्णव जी ने काफी कुछ कह दिया। एक बार फिर से गंगेश द्विवेदी जी की ओर चलते हैं। गंगेश जी, कांग्रेस को अभी चुनाव लड़ना है, एक चुनाव से वो उभर कर सामने आई हैं और कार्यकर्ताओं की ऐसी बात, ऐसे में ये 11 सीटों का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? कांग्रेस क्या इस बार कहीं पीछे रह जाएगी? पिछला प्रदर्शन दोहराने में इसमें दिक्कत आएगी क्या? ये जो प्रतिक्रियाएं हमें सुनने मिल रही है इस वजह से। निश्चित तौर पर देखिए, जो कार्यकर्ता है उनकी जो इस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, उससे एकदम स्पष्ट है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है, अभी प्रदेश नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने में चूक कर रहा है। और मुझे इस बात का बेहद आश्चर्य है कि भूपेश बघेल जैसे मैच्योर नेता, जो एमपी शासनकाल में मंत्री रहे, 5 साल पीसीसी चीफ रहे और उसके बाद 5 साल मुख्यमंत्री, यानी 10 साल के कार्यकाल में अगर उनका एक कार्यकर्ता कहता है कि आप बाहरी हैं, जबकि इतने मेच्योरिटी के बाद तो किसी भी नेता की स्वीकार्यता प्रदेश स्तर में हो जाती है, कहीं से भी वो चुनाव लड़ सकता है, कहीं से भी उसको स्वीकार्यता हो जाती है। और ऐसे में अगर इस तरह की बात अगर कोई कार्यकर्ता खुले मन से अगर बोल देता है, तो इसमें निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वो कहां पे अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने में चूक कर रहे हैं। और न केवल भूपेश बघेल जी को, बल्कि पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता इस तरह से नाराज क्यों हैं, हमसे कहाँ चूक हो रही है कि वो हमारे साथ जिन कार्यकर्ताओं ने आज से 5 साल पहले 2018 में 68 सीटों की बढ़त दिलाई, वही कार्यकर्ता आज इतने नाखुश क्यों हो गए 5 साल में कि वो आज आपको बाहरी कह दे रहे हैं। आपके बगल का लोकसभा क्षेत्र है, उसमें आपको कहा जा रहा है, जबकि आप प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं। हर किसी के एक 5 साल तक आप उस कार्यकर्ता के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अगर उसने आपको कह दिया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की भावना निकल के आ रही सामने। इस तरह की बातों को बैठ के मनन करके, चिंतन करके, कार्यकर्ताओं की बैठक लेके इसको दूर करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। नहीं तो वैसे भी देखिए, जो अभी तक का लोकसभा का अपन ने जो ट्रेंड देखा है छत्तीसगढ़ में, 9 से 10 सीटें हमेशा भाजपा के पास रही हैं, और इस बार भाजपा ने क्लीन स्वीप का जो नारा दे के रखा कि 11 की 11 सीट लाएंगे, और जिस तरह का बिखराव इधर कांग्रेस में दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर पाएगी इस चुनाव में। ठीक है, तो जब चुनौती अपनों से मिलती है तो परेशानी आ ही जाती है, और इस परेशानी से निकलने की जरूरत है, ना कि उसमें उलझने की जरूरत है। और कांग्रेस अगर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेगी तो उसे दिक्कत हो सकती है। एक बार बीजेपी की ओर रुख करते हैं, ऐसे मौके को आप कैसे भुनाने के लिए प्रयास करेंगे? बीजेपी की ओर से क्या प्रयास होंगे? आप लोग तो लगातार घोटाले गड़बड़ी के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब इस पत्र के जरिए तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कोई घोटाला हुआ है। निश्चित रूप से मैंने कहा कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहीं देखने को मिले तो कांग्रेस कार्यकाल में देखने को मिलती है, चाहे वो कांग्रेस के भीतर संगठन की बात करो या जब कांग्रेस की पार्टी सरकार के रूप में हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल जो अंतर है नीति, नियत और नेतृत्व का है। हमारी नीति, नियत और निश्चित रूप से इस राष्ट्र को परम वैभव के ले जाने के लिए, और हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, लेकिन इनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। और देखिए, मुखिया शब्द का उपयोग बार बार हो रहा है। मैं एक दोहा कहना चाहूंगा कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक,
पालय पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जिस प्रकार कहा जाता है कि हम मुख से खाना तो खाते हैं लेकिन साथ में प्रत्येक अंग का विकास होता है। इसलिए जिस प्रकार भूपेश बघेल जी ने देखा कि केवल कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं का ही पेट भरा गया, गांधी परिवार का ही पेट भरा गया, लेकिन जिस प्रकार सुरेंद्र दास जी जैसे प्रमुख कार्यकर्ता और निर्भीक कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं किया गया, यह प्रमाणित करता है कि कार्यकर्ताओं का शोषण कांग्रेस पार्टी करती है। और जिस प्रकार उन पर कार्यवाही हुई है, जिस प्रकार सुरेंद्र दास जी अभी स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के फोरम में कार्यकर्ता के सम्मेलन में अपनी बात रखी, निर्भीकता पूर्वक बात रखी, और उसका परिणाम देखिए, उनको निष्कासित किया जाता है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का अपमान करने वाले कोई पार्टी है तो देखिए ये कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपके यहाँ भी तो ऐसी बातें उठती है, कई कार्यकर्ता आपकी भी पार्टी छोड़ के गए हैं। बीजेपी कैसे कांग्रेस से अलग है? मैं वही कह रहा था कि हमारे लिए भाजपा जो है, जो मानती है कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है, इसलिए आप देखिएगा कि पार्टी के भीतर हो चाहे पार्टी जब सत्ता में हो, इस प्रकार की कोई चिट्ठीबाजी नहीं होती। जिस प्रकार सिसोदिया जी स्वयं कह रहे हैं कि कोषाध्यक्ष महोदय ने लगभग 6 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तक पहुंचाई, यह प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन मैं बहुत सारी घटनाएं मैंने आपको बता दी, चाहे मोहन मरकाम जी की घटना की बात करूं, चाहे छन्नी साहू की बात करूं, या अनिता योगेन शर्मा की बात करूं, लगातार ऐसे। साथ में अगर संगठन की बात करूं तो जो संगठन का प्रभारी महामंत्री ये कहता है कि दिल्ली के राष्ट्रीय नेतृत्व यहां पर आकर अयाशी करते हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि प्रदेश का महामंत्री स्वयं कह रहा है कि प्रदेश के नेता तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और या जो राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता आकर अयाशी कर रहे हैं। तो इस प्रदेश की जनता की कोई चिंता यहां के नेताओं को नहीं थी, ना ही इनके केंद्रीय नेतृत्व की थी। तो निश्चित रूप से इसलिए तो जनता ने हमको अवसर दिया, और उस अवसर को हमने जो है सत्ता का जो है हमने जो है निश्चित रूप से सेवा का अवसर समझते हुए हमने जो भी कहा था वो करके दिखाया। चाहे किसानों को 31 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात कहें, चाहे महतारियों को 1000 रुपए प्रति माह देने की बात करें, या 3716 करोड़ 2 साल का बकाया बोनस देने की बात करें, या प्रमुख तौर पर बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि स्वीकृत करने की बात करें। चलिए, बीजेपी तो इसमें ज्यादा भूमिका नहीं निभाती, वो अपने घर को बचा के रखे। हालांकि सत्ता में होने का असर भी होता है, सत्ता में जो पार्टी रहती है उसके कार्यकर्ता बिखरते नहीं, लेकिन विपक्ष में वो आंधी, वो थपेड़े जो आते हैं सत्ता के जाने के बाद, उसे संभालना काफी मुश्किल होता है। शायद कांग्रेस इसी दशा से गुजर रही होगी। सुरेंद्र जी, आप एक कार्यकर्ता के नाते क्या सुझाव देंगे? कांग्रेस के नेतृत्व को ऐसे समय में क्या करना चाहिए? कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बस मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं एक निवेदन कर सकता हूँ। अगर पार्टी नेतृत्व मेरे इस डिबेट को देख रही हो, इस चैनल को देख रही हो, तो उनसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी कार्यकर्ता की, हर एक कार्यकर्ता की हमको आवश्यकता है। मैं बड़े दुखी मन से एक बात फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि कल से लेकर आज तक किसी भी नेता ने, इवन जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी मुझसे न संपर्क करने की न बात करने की कोशिश करी। तो ये बात फिर मैं दोहरा रहा हूं कि इतना अहंकार, किस बात का इतना अहंकार है? तो अब आने वाला समय शायद आलाकमान से कुछ कहना चाहेंगे क्या ऐसे समय में जब आप पे कार्रवाई भी हो गई है? नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसको संज्ञान में, आलाकमान संज्ञान में ले, और अगर आज इसको नहीं रोका गया तो आने वाला समय और कांग्रेस के लिए और भी बुरा हो सकता है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काफी हद तक जो बात बेबाकी से सुरेंद्र दास जी ने रखी है वही काफी है, और वो बात बताती है कि कांग्रेस को किस तरीके से कार्यकर्ताओं की सुननी चाहिए। अगर वो नहीं सुनती है तो ऐसे मंचों में कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है वो फूट पड़ता है, और उससे फिर उबर पाना कांग्रेस के लिए भी मुश्किल साबित होगा। एक बार फिर से गंगेश जी की टिप्पणी ले लेते हैं। गंगेश जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये चुनौती के रूप में कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस को अभी भी मौका है, कदम उठाए, ठीक करे चीजों को। क्या वो ठीक कर पाएगी या हाथ से मौका जा चुका है? नहीं, अभी भी देखिए समय है, अभी काफी दिन बाकी है चुनाव को होने में। उसके पहले ज्यादा नहीं, अपने अपने क्षेत्र में ही अगर तेजी से जो सीनियर लीडर्स हैं वो बैठे कार्यकर्ताओं से बैठक करें, उनसे चर्चा करें, क्या कमियां रह गई हैं, क्या नाराजगी रह गई है, उसको तत्काल दूर करके उन्हें जोश के साथ वापस चुनाव में भेजे। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय लगना है, और ये अभी समय है, अभी कर सकते हैं। और उसका जो एक मतलब प्रारंभिक चर्चा इसमें होकर कार्यकर्ताओं को ये बोला जा सकता है कि
आपकी सारी बातें पार्टी फोरम में सुनी जाएगी। आप जो है अभी फिलहाल हमारा साथ दीजिए, जो अभी तत्कालिक असंतोष उसको तत्काल सुनने से भी बहुत सारी बातें होती है। कई सारी बात ऐसे होती है कि अगर बड़ा नेता सुन लेता है उतने में कार्यकर्ता संतुष्ट हो जाता है कि हमारी बात तो सुनी गई, आगे जो होगा सो होगा। तो इस तरह की ये चर्चाएं छिड़ना चाहिए, जैसे कि अभी वैष्णव जी के उससे निकला ना कि उससे किसी ने बात ही नहीं किया। ये जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, ये जो है खतरनाक होता है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी संस्था के लिए। खाली पार्टी की बात नहीं है, किसी संस्था में अगर आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा ऊपर के सीनियर्स और नीचे के कार्यकर्ताओं के बीच, तो इस तरह के परिणाम आएंगे। इन परिणामों से मुझे इसीलिए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने नेतृत्व दिया है लगातार, और वो आज ऐसी स्थिति में कैसे है। तो इससे बचना चाहिए और इस पर आपस में बैठ के इस मसले को कांग्रेस को अपने अंदर ही समेटना चाहिए और सुलझा लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए इस मसले को सुलझाने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस उलझती जा रही है, शायद उसे कुछ समय लेने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। पर यह भी तय है कि जो इस तरीके के मुद्दों को उठा रहे हैं वो भले कांग्रेस के अपने हों, लेकिन उन पर कार्रवाई की गाज जरूर गिर सकती है। अनुशासन के दायरे में वो सारे लोग आएंगे और कांग्रेस उन पर कार्रवाई करेगी। चीजों को सुधारती है कि नहीं सुधारती वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो जरूर इस समय कांग्रेस के निशाने में होंगे। फिलहाल वक्त हो चला है विदा लेने का, इसलिए हम यहाँ पर हमारे मेहमान जुड़े जो प्रवीण साहू जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और सुरेंद्र दास वैष्णव जी ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और कांग्रेस के इस अंतरकलह को एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। जब कांग्रेस कुछ स्टेप ले लेगी, कुछ स्टैंड ले लेगी, तो फिर से बातचीत करेंगे। लेकिन आज लेते हैं विदा और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।